हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं अंधेरी पश्चिम हिंदी शाला में प्रशिक्षित शिक्षक हूँ। आज मैं शिष्यवृत्ति के अंतर्गत गणित विषय लेने वाला हूँ और आज मेरे घटक का नाम है बहुपद। बच्चों, तुम लोगों ने इस साल 8वीं में बहुपदों का भाजन पढ़ा था और सबसे पहले हम लोग ये क्लियर करेंगे कि बहुपद क्या है। इंग्लिश में बहुपद को पॉलिनोमियल बोला जाता है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल मतलब जब एक पद होता है तो एक पद ही होता है। द्विपद को हम लोग बाइनोमियल, त्रिपद को ट्राइनोमियल। तो इस तरह से जब ज्यादा पद होते हैं तो हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये हम लोग क्लियर कर लें कि बहुपद है क्या। तो बहुपद पर आधारित जो सिंपल प्रश्न से शिष्यवृत्ति में पूछा जाता है, पहले हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि बहुपद क्या है, क्योंकि ये पूछा जाता है। कुछ जो है पद दिए जाते हैं, व्यंजक दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये बहुपद है या नहीं। तो जब तक हमको पता ही नहीं रहेगा कि बहुपद होता क्या है, तब तक हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान दोगे बच्चों कि वैदिक व्यंजक में प्रत्येक चर, अब मैं बताऊंगा कि उसमें चर क्या होता है। चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। हमारे बहुपद में सबसे ज्यादा फोकस हमको पूर्ण संख्या में देना है। गणित की जब शिष्यवृत्ति की शुरुआत हुई थी तो उसमें या हम लोग जब पहले गणित की शुरुआत करते हैं तो हम लोग हमेशा संख्या से ही करते हैं। तो संख्या का मतलब कि यहाँ पर पूर्ण संख्या, मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर सभी लोगों को ये मालूम होगा कि पूर्ण संख्या होती क्या है। फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तुम लोगों ने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा सा हल्का सा परिचय मैं पूछूंगा। यदि कोई मुझे बता सकता है, जिस किसी को जानकारी हो तो मुझे बताए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। बोलो, कोई बच्चा बता सकता है मुझे पूर्ण संख्या? हेलो हेलो हाँ, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, पूर्ण संख्या क्या होती है? सर, पूरा संख्या। नहीं नहीं नहीं, और कोई बताएगा? सर, जो एक से स्टार्ट होती है। अच्छा, और कौन बोलेगा? बोलो। सर, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। हाँ, बहुत अच्छा। ये स्नेहा गुप्ता, ये मेरी छात्रा है, मेरे स्कूल की, मेरे क्लास की। इसने सही बताया है। तो ठीक है बच्चों, इसने बताया कि जो संख्या शून्य से शुरू होती है, 1 2 3, शून्य से शुरू होकर के, इसका मतलब कि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें सबसे छोटी संख्या शून्य शून्य होती है। इसके अलावा इसमें प्राकृत संख्या का भी समावेश होता है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है? शून्य तथा प्राकृत संख्याओं को मिलाकर के पूर्ण संख्या बनती है। अब थोड़ी सी हम लोग तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि पूर्ण संख्या अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगी। इसके पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें प्राकृत संख्या और ये शून्य दोनों का समावेश हो गया और दोनों का समावेश होने से ही ये पूर्ण संख्या बन गई। अब क्या होगा कि इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या मिलती है। पूर्णांक में क्या होता है कि शून्य और धनात्मक संख्या भी होती है। इसके अलावा हमें ऋणात्मक संख्या
ऋणात्मक संख्या भी इसमें मिल जाती है। जैसा कि आप लोगों ने संख्या रेखा पर देखा होगा, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, बीच में शून्य और दाहिनी ओर धनात्मक संख्या। तो इस तरह से संख्याओं का जब तक हम बेस नहीं, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि स्कॉलरशिप के सवाल थोड़ा कठिन होते हैं, लेकिन उसके पहले हमको उसका बेस जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमको ये बेस का मतलब प्रीवियस नॉलेज जो है बहुत जानना जरूरी है। गणित के जितने भी टॉपिक हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये आप लोग जो पढ़ेंगे बहुपद में, ये हमने संख्या से शुरू किया। सबसे जरूरी है ये जानना कि पूर्ण संख्या मतलब उसका जो घातांक होगा चर का, वो पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, शून्य या एक से लेकर के जितनी भी संख्या धनात्मक होगी, तो पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो घात होगा, घातांक की संख्या, ये ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। एक बात स्पष्ट सुन लो, घात जो है ऋण संख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसके बाद जो आता है वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये जो है जो भिन्नात्मक संख्या होती है, भिन्न की संख्या, वो परिमेय संख्या। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो घात की संख्या भिन्न के रूप में भी नहीं होनी चाहिए। दो कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दूसरा वो जो है भिन्न नहीं होनी चाहिए, और तीसरा जो है वो कर्णस्थ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने मान लिया एक करणी में 3, करणी में 3 का मतलब ये करणी का घात नहीं होना चाहिए। तो सिंपल वे से अगर हम लोग इतने केवल समझ लेंगे तो अच्छी तरह से हम पहला जो हमारा पॉइंट है बहुपद को पहचानना, वो आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया ये लिया ये हमने कुछ व्यंजक यहाँ पर लिखे हैं, तो स्पष्ट तौर से हम लोग देखेंगे कि इसका घात जो है 1/2 है। इसको चर बोला जाता है, ये चर है, ये चर कहा जाता है। और चर के सामने की जो संख्या होती है इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक, ये गुणांक होता है। तो ये जो घात की संख्या 1/2 हो गई, ये माइनस हो गई, ये करनी में हो गई, इसका मतलब कि ये तीनों जो है बहुपद नहीं है। बल्कि यहाँ पर देखोगे हम लोग, ये 2 है घात, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुपद है। अब एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं स्कॉलरशिप से संबंधित, और मैं पूछूंगा इसमें कि कौन सा व्यंजक बहुपद है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ध्यान दोगे। पहला है x प्लस x माइनस 3, सेकेंड 11 माइनस x रेज टू 1/3, तीसरा है 2x घाते 3 धन 7x, और चौथा है 5x माइनस x रेज टू हाफ। तो बच्चों जरा अपने को अनम्यूट करके मुझे बताओ, जो भी बता सकता है कि ये जो चारों मैंने लिखा है, तो इसमें से कौन सा व्यंजक बहुपद है, बताओ। हेलो, बताओ। हेलो, थर्ड वाला। कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला। और कौन बताएगा? इसमें थोड़ा सा, हाँ बोलो।
और कौन बताएगा? और भी बोलो। जिस किसी ने भी बताया है वो बहुत अच्छा बताया है कि ये थर्ड वाला ही सही होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, ये माइनस घात है, ये भिन्नात्मक घात है, और ये भी भिन्नात्मक घात है। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि x घाते 3 है, तो इसका मतलब कि ये जो है इसका घात 3 है, यानी कि जो सबसे बड़ा घात है वो 3 है, और ये पूर्ण संख्या है। इसलिए तो ये स्कॉलरशिप में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, फिर हम लोग दूसरे टाइप का देखेंगे। एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे मैंने यहां पे दिया 6 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड x रेज टू माइनस 2 प्लस 6x प्लस 5, थर्ड 37x माइनस 14x क्यूब, और चौथा है माइनस 19। इसमें हमको बताना है कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बोलो, ये चारों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि बहुपद कौन सा नहीं है। बोलो। बोलो बच्चों। सेकंड। सेकंड, बहुत अच्छा। इसमें देखो x रेज टू माइनस 2 है, तो इसका मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो बहुपद का कंसेप्ट है वो अब क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यंजक बहुपद है या नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। हमारा जो दूसरा पॉइंट है कोटि, या इसको हम लोग घात बोलते हैं। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कोटि जो है वो चर का सबसे बड़ा घातांक होता है, उसको हम लोग कोटि कहते हैं। सिंपल से हम लोग शुरू करते हैं। पहले जैसे मैंने बोला कि 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक बहुपद है। इसमें अगर किसी ने पूछा कि इसकी कोटि कितनी है, तो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा जो घातांक होता है वो 3 है। तो इसका मतलब कि हम लोग सीधे सीधे इसको बोल सकते हैं कि इसकी कोटि 3 होती है। लेकिन ये जो कोटि बताने की बात है वो सिंपल तरीके से है। अब स्कॉलरशिप में हमको किस तरीके से कोटि पहचानने के लिए बोला जाता है वो हम लोग अभी देखते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जैसे दो व्यंजक होते हैं, उनको उनका योगफल करने पर कोटि कितनी होगी, या गुणनफल करने पर कोटि कितनी होगी, इसका हम लोग जरा अभ्यास करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कोई एक योगफल वाला लेते हैं या गुणनफल लेते हैं। देखो, यहाँ हम लोग देखेंगे कि दो व्यंजक दिए गए हैं। जैसे x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, उसके बाद
3x³ -7 ये पूछा गया है कि इस बहुपद के योगफल की कोटि, योगफल की कोटि। तो स्कॉलरशिप में तुम्हें कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं, सिंपली जो हमें दोनों व्यंजकों को ध्यान से देखने का, और इसमें इन दोनों व्यंजकों में ये देखेंगे कि सबसे बड़ा घात किस चर का है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा घात जो है वो 4 है, तो हम लोग जो है इसको यहाँ पर लिख देंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो ये 3x² + 2 ऐसा दे दिया, प्लस 4x² + 3 ऐसा दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये देखो दोनों दोनों जो है वो समान है, इसका घात जो है समान है, ये भी x² है, ये भी x² है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो में सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए इस योगफल की कोटि जो है वो 2 मानी जाएगी। तुम लोग आमतौर पर जो गड़बड़ियां करते हो, जब जोड़ने के लिए बोला जाता है तब तो जोड़ने का मतलब क्या होता है कि हम लोग केवल जैसे 3x² + 4x² है, तो हमें केवल गुणांकों को ही जोड़ना चाहिए, ये जो चर का घात है उसको नहीं जोड़ा जाता। तो ये क्यों होता है, इसको भी समझ लोगे, अपना डाउट क्लियर कर लेने का कि यही क्यों रखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ा, तो एक ही जो है एक्स को एक्स का स्क्वायर ही क्यों माना जाएगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, तो x² को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 4। तो इस तरह से 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 7x²। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें केवल गुणांक जोड़े गए और ये चर का जो घात था वो एक ही बार आया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि योगफल जब पूछा जाता है, इसमें योगफल की कोटि जब पूछी जाएगी, तो अगर मान लो दोनों ही कोष्टक या 3 भी हो सकते हैं जोड़ने के लिए, तो ये देखेंगे कि अगर समान है तो जो बड़ा घात है दोनों में उसको ही हम कोटि मानकर चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि योगफल में जो है ये कोटि हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गुणन का समझ लेते हैं। मैंने योगफल का बता दिया दोनों तरीके से, योगफल अगर होगा तो कोटि पूछी जाती है परीक्षा में। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम लोग लेते हैं गुणन का। जैसे मान लिया कि ये है x⁴ धन 2x - 2 और दूसरा है x⁵ प्लस 2x² 2x⁶ के गुणनफल की कोटि। यहां पर गुणन, पहले हम लोगों ने योगफल की कोटि लिया था, उसका नियम मैंने बताया कि उसकी योगफल की कोटि में स्कॉलरशिप के लिए इतना अपने पास समय नहीं होता कि हम उसको गुणा करने के लिए बैठे हैं। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या इसको समझेंगे कि जैसा कि पिछले लेक्चर में
प्रेमचंद यादव सर ने घातांक का नियम बताया था, तो उस नियम में पहला ही नियम था कि अगर दोनों के इस तरह का नियम था, शायद अगर तुमको याद होगा, ए घाते यम गुणे ए घाते यन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आधार समान है, तो हम लोग क्या करते थे, जब गुणे गुणे होगा दोनों के बीच में तो घातों को जोड़ दिया जाता है। ये पिछले लेक्चर में सर ने बताया था कि इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें इसका गुणा करने की जरूरत नहीं है, इतना अपने पास टाइम नहीं है। 1 मिनट में हमको एक सवाल करना पड़ता है स्कॉलरशिप में। तो केवल ध्यान क्या रखना है कि इस कोष्टक का जो सबसे बड़ा घात है और इस कोष्टक का जो सबसे बड़ा घात है, यहाँ पर जो है मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूं, जैसे ये भी गुणा करना है, तो जब हम लोग गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे इसका गुणा सभी पदों के साथ, फिर इसका गुणा सभी पदों के साथ, या इसका गुणा इस पद के साथ, एक एक करके गुणा करते हैं। लेकिन वो जो है स्कॉलरशिप के लिए नहीं जरूरी है। इसमें हमें क्या करना है कि इस पद का जो सबसे बड़ा घात है 4, इस पद का सबसे बड़ा घात है 6, तो सीधे सीधे हम लोगों को जोड़ देना है इनको। कि जोड़ देना है क्यों? क्योंकि ये गुणा है, गुणनफल अपने को लेना है। गुणा तो ये नियम लागू होगा, तो सबसे बड़ा घात 4 है, 6 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 धन 6 बराबर 10। तो इस तरह से हमें सिंपली आसान तरीके से इसका गुणनफल की इसकी कोटि जो है वो 10 हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी। थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेकर के और समझेंगे इसमें। तो मेरे ख्याल से एक और एग्जांपल मैं लेता हूं और मैं पूछूंगा कि इसके गुणनफल की कोटि कितनी होगी। मैं पूछ रहा हूं और देखूंगा कौन जो है इसका उत्तर मुझे बता पाता है। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि एक है x घाते 3 माइनस 56 और दूसरा x स्क्वायर माइनस x माइनस 35 के गुणनफल का घात, गुणनफल का घात। तो मैं यहां पर विकल्प दे रहा हूं और मैं पूछूंगा कि कौन सा विकल्प सही है। 5, दूसरा 6, तीसरा -6 और चौथा -5। तो बताओ बच्चों, मुझे इसमें से कौन सा राइट होगा, बताओ। सर पांचवा, सॉरी ये पहला। सर पहला ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि समझ सर में आ पहला गया ही तुमको। हाँ, क्योंकि इसका बड़ा घात है 3, इसका बड़ा घात है 2, तो दोनों को जोड़ दिया, आ गया 5। बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये जो कोटिका है, योगफल और गुणनफल, ये कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट थर्ड टाइप है उसको देखते हैं। अभी थर्ड टाइप पे क्या दिया है, एक से अधिक चर में बहुपद की कोटि निश्चित करने के लिए उस बहुपद के प्रत्येक पद में आए चर के घातों का योग करने पर जो योगफल सर्वाधिक होता है उसे बहुपद की कोटि कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो चर थे वो लगभग समान थे। अभी हम लोग एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि जिसमें चर जो है वो अलग अलग हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x घाते 2, y घाते 4 और z प्लस 4x घाते 4 y प्लस 3x क्यूब
y4z माइनस 14x, ये जो है बहुपद है। इसमें हमें बताना है कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या लिखा है, एक से अधिक चर। अब देखो इसमें एक से अधिक चर है, यानी कि x है, y है, z है, इसी को चर कहा जाता है। इसमें भी x और y है, इसमें x y z है, इसमें x है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक से अधिक चर है। अब उसका नियम क्या है, कोटि निश्चित करने के लिए उस बहुपद के प्रत्येक पद में आए चर के घातों का योग। अब हम लोग इसको, अगर हमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, फिर तुमसे ही खुद पूछूंगा। 4, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा है 3। अब देखो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान दोगे एक एक करके। जैसे हम लोग इसको लेते हैं तो इसका घात क्या होगा, 2, 4, 6, और अगर कोई भी घात नहीं होता है चर के ऊपर तो उसको हमेशा 1 माना जाता है। x का मतलब होता है x घाते 1। हमेशा याद रखने का कि इस पर एक घात जरूर होता है, ऐसा नहीं माना जाता है कि इस पर कोई घात नहीं होगा। तो हम लोग देखो गिनते हैं, 4, 2, 6 और 1, इसका हो गया 7। इसका 4 और y के ऊपर 1, 4 और 1, इसका हो गया 5। इसका 3 और 4 7 और ये किए हो गया 8। और ये जो है इस पर एक ही है, तो इसका क्या हो गया, केवल 1। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है बच्चों, बोलो। सबसे बड़ा घात कौन सा है इसमें, ये चारों का सबसे बड़ा घात कौन सा है, तीसरा 8। तीसरा। ये तीसरा, क्योंकि ये जो इसके अलग अलग चर हैं, इनको जब हमने जोड़ा, इनके घातों को जब हमने जोड़ा तो ये सबसे ज्यादा 8 आया। इसलिए ये भी परीक्षा में बच्चों पूछा जाता है, लास्ट ईयर या इसके पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सभी के घातांकों को जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि सबको जोड़ने के बाद सबसे बड़ा घात कौन सा आता है। तो वो जो है वही कोटि, मैंने बताया था कि शुरू में ही हमने बताया था, कोटि का मतलब ही होता है कि जो सबसे बड़ा घात हो। तो ये कंसेप्ट जो है मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि बहुपदों का योगफल, घटाना, गुणन करने पर यह इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो भाजन, बहुपदों का भाजन जो है वो तुम लोगों ने अभी पढ़ा था, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। बहुपदों का भाजन पर भी क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं अभी हम लोग कैसे। एक सवाल हम लोग लेते हैं कि बहुपदों का भाजन, ये हमारे इस साल का जो टॉपिक था, जिसको मोहन सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब प्रश्न किस टाइप से आते हैं इसमें, 4m प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3 में m प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब इसमें बच्चों शेषफल पूछा है कि इसका शेषफल, आमतौर पर मैं दोनों तरीका बताता हूं कि किस तरह से क्लास में बताया गया था। और बहुत अच्छी तरह एक बात ध्यान रखने का कि कभी भी हम भाग की संक्रिया जब करते हैं तो ये जो बहुपद होता है इसके घातों को हम लोग
अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसके घातों को पहले लिखा जाता है, और जो भी घात नहीं दिए जाते हैं उसके गुणांकों को हम लोग जीरो रख करके, उसके गुणांक जो होते हैं उसको जीरो रख करके फिर उसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 2m घाते 3 माइनस 3 ऐसा दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं भाग देने के, तो सीधे सीधे हम लोग भाग नहीं दे सकते, इसको हम लोग क्या करते हैं 2m घाते 3 धन 0m स्क्वायर, क्योंकि 2 के बाद 3 के बाद 2 आता है, और फिर 0m, और फिर ये लास्ट जो होता है ये पद अचर होता है, अचर पद जिसको कहा जाता है, और इसका घात जो होता है वो शून्य होता है, इसका घात कितना होता है 1। तो इस तरह से क्रम से लिखने के बाद अब हम लोग भाग की संक्रिया करते हैं। अब क्या होगा, भाग देते हैं हम लोग 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3, मान लिया हमें इसमें भाग देना है m प्लस 1 से। तो जैसा कि क्लास में बताया गया था कि इसका जो पहला पद है, भाजक का जो पहला पद है वो, और भाज्य का जो पहला पद है वो, उसी को हमें ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर यम है, यहाँ यम का स्क्वायर है, इसका मतलब कि एक यम हमें भागफल में लेना पड़ेगा, m का m में गुणा करेंगे तो m का स्क्वायर होगा, लेकिन 2 भी इसके साथ में है, इसलिए भागफल में 2 भी आ जाएगा। तो ये हो गया 2m का m में गुणा करेंगे तो 2m स्क्वायर, और प्लस m 2m का 1 में गुणा करेंगे तो 2m आएगा। और भाग की जब हम लोग संक्रिया करते हैं तो ये नीचे का जो चिन्ह होता है वो माइनस हो जाता है, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस करते, और यहाँ अगर प्लस है तो माइनस करेंगे। अब क्या होगा 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये 4m है, पहले ये 2m था लेकिन अब ये माइनस 2m हो गया, चिन्ह बदल गया, तो 4m में से 2m निकाल दिया तो हो जाएगा 2m और फिर माइनस 3। अब इसके बाद हम लोग यम में कितने का गुणा करेंगे कि 2m आएगा, तो सिंपली हम लोग 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर धन धन है इसलिए हमको यहाँ भी धन ही रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2 1 कम 2। अब ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये कट गया, शेषफल आ गया -5। यहाँ पर मैं जो है तुम लोगों को विकल्प देना भूल गया, जैसे ये सवाल था तो परीक्षा में जो पूछा जाता है, पहला उत्तर 5, दूसरा -5, तीसरा -1 और चौथा जो है 1। अब ये जो भाग की संक्रिया मैंने किया, ये हम लोगों ने अपने 8वीं की जब सर पढ़ा रहे थे तो इस तरीके से हम लोगों ने भाग दिया था। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो, तो शेषफल कैसे आएगा। जैसे यहाँ पर जो हमारा ये है भाजक, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली m प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, m प्लस 1 बराबर 0। ये शेषफल ज्ञात करने की एक अलग विधि है जो हम लोग अगर ये कठिन लगता है तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, भाजक बराबर लिख देंगे 0, तो m बराबर कितना होगा इसका पक्षांतर कर देंगे, ये -1 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो m का मान आया -1, उसको ये हम भाज्य में रख देंगे। भाज्य क्या है 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3, तो 2 हो गया, m का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और ये -3, ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वो धनात्मक हो जाता है, तो -1 का वर्ग 1 हो गया, 1 दूनी 2, धन ये ऋणात्मक या धनात्मक है तो 4 1 कम 4, प्लस माइनस का गुणा करने से माइनस हो गया 4 और ये -3। अब देखेंगे हम लोग कि -4 और -3, ये -7 हो गया, -7 में से 2 निकाल देंगे तो ये -5 हो गया।
इस तरह से हम लोगों, अब शायद तुम लोगों को मालूम हो गया होगा कि हमारा आने वाला उत्तर जो है, जो शेषफल पूछा गया था वो -5 है। ये मैंने तुमको इस भाग से बचने के लिए एक अलग तरीका बताया कि अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो हम लोग ये तरीका भी आसानी से फटाफट निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग जो हमारा नेक्स्ट है उस पर चलते हैं। लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था गुणनखंड विधि से हम किस तरीके से, ये जो टॉपिक है अभी हम जो लेंगे वो हम लोगों का जो सर्व समीका एक और टॉपिक है उससे संबंधित है। बहुपदों का गुणनखंड, ये पॉइंट याद रखेंगे। बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सूत्रों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ये जो सर्व समीका के जितने भी सूत्र हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये सारे जो सर्व समीका के सूत्र हैं ये कंठस्थ होने चाहिए तुमको। सब इसके पहले बच्चों स्कॉलरशिप के लिए तो अगर आसान बनाना है तो संख्याओं के ज्ञान के अलावा कम से कम वर्गमूल, घनमूल, कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 25 तक के वर्ग की संख्या तुम्हें कंठस्थ होनी चाहिए, तुरंत तुम्हें जो है मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी संख्या, इससे क्या होगा कि हम समझ सकेंगे कि पूर्ण वर्ग की संख्या कौन सी है। जैसे मैंने अचानक पूछा कि 289 जो है वो इसका वर्गमूल कितना होगा, तो जब हम जानते रहेंगे कि ये संख्या जो है किस संख्या का वर्ग है, तभी हम तुरंत उसको बता पाएंगे कि 289 का वर्गमूल कितना होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जैसे 17 का स्क्वायर, अगर 17 का वर्ग 289 है तो आसानी से हम बता सकते हैं कि 289 का वर्गमूल। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्ग और वर्गमूल में, जब वर्गमूल पूछा जाता है तो वर्ग बताने लगते हैं। तो ये जो है कम से कम स्कॉलरशिप के लिए की तैयारी में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो, इसमें जिस टाइप के सम्स आते हैं वो थोड़ा सा वर्ग समीकरण के टाइप का शॉर्ट मेथड में भी आता है। और इसको देखो, एक सवाल है जैसे है यू स्क्वायर माइनस 24 प्लस माइनस 120, ये वर्ग समीकरण का सवाल तुम लोगों ने किया था। ऐसी संख्या, इसमें हम लोगों को निकालना है कि कौन से दो गुणनखंड हमको मिलेंगे। इसका विकल्प दिया गया है u माइनस 10 और u प्लस 12, सेकेंड u प्लस 6 और u माइनस 20, इसके बाद थर्ड u प्लस 10 और u माइनस 12, फोर्थ u माइनस 6 और u प्लस 20। ये चारों विकल्पों में से हमें निश्चित करना है कि कौन सा जो है गुणनखंड इसमें सही है। तो अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसका गुणनखंड उसमें निकालें, क्योंकि स्कॉलरशिप में न तो इतना टाइम होता है, न तो इतनी जगह दी जाती है कि इसको तुम सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे 120 है, अब हमको अगर पहाड़ा आता रहेगा 20 तक, तो कम से कम सभी को पहाड़ा आना चाहिए। और इसको जब हम लोग देखते हैं तो
यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, 22u होगा, 22u। अब जरा मुझे बताएंगे कि कौन सी दो संख्या का गुणा करने से 120 होगा, यानी -120 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -22 आना चाहिए। बताओ बच्चों जरा, -22। सर फोर्थ वाला। सॉरी 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 सॉरी, ये -2u है, सॉरी, -2u है बच्चों। हाँ बोलो, ये आप बताओ कौन सा सही है? सर 3 वाला। सी वाला 3, ये हाँ सर। ये तो जिस किसी ने भी बताया है वो बहुत सही बताया है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन सर हो गया था लिखने में। हाँ बोलो सर, बोलो। इसके पहले वाला जो बहुपद के पहले वाला है ना जो सर उसमें हाँ, आवाज नहीं आ रहा था आपका क्लियर, और ना ही बोर्ड का दिख रहा था, तो अभी आ समझ रहा नहीं है? आया मेरे को। अभी आया क्या? हाँ अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। हाँ तो तुम्हारी गड़बड़ी कुछ हो सकती है, बाद में देखेंगे जो समझ में नहीं आएगा। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले। देखो, जिस किसी ने बताया वो u+10 और u-12, ये ध्यान क्या रखेंगे कि ये जो है -2 कब आएगा? जब -12 और +10 होगा। इसका मतलब कि ये एक संख्या प्लस होनी चाहिए, एक माइनस होनी चाहिए, तभी ये घटेगा। और बड़ी संख्या के आगे जो है माइनस है, इसलिए इसका योगफल जो होगा वो -2 होगा। और -12 का गुणा 10 में करेंगे तो ये -20 होगा। माइनस प्लस का गुणा करने से -20। तो इस तरह से अगर हम लोग इन दोनों को लेते तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो इसका उत्तर आता +2, लेकिन यहाँ -2 है। इसको अगर हम लोग लेते तो -20 और 6, ये जो है -14 हो जाता। इन दोनों को अगर लेते तो ये +14 हो जाता, क्योंकि +20 और -6 तो ये दोनों भी नहीं था, ये भी नहीं था। इसको जब हमने किया तो ये देखो -12 और +10 -2 हो गया। तो इस तरह से जो है प्रश्न आते हैं। एक एग्जांपल इस टाइप का हम लोग और ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो दूसरा सवाल है और इसका उत्तर तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। जैसे x² - 3x + 3x - 28, इसका विकल्प है x - 7, x + 4 और सेकेंड x + 7, x - 4 और इसके बाद थर्ड x + 8, x + 6 और फोर्थ x - 8 और x + 6। चलो बताओ जरा, कौन सा इसमें चारों में से पर्याय सही है? कौन फर्स्ट सा? वाला। फर्स्ट। फर्स्ट वाला। और कौन बताएगा? बोलो। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। और कौन बताएगा? सेकंड वाला। सर सेकंड। सेकंड ये जो अभी आंसर। ये स्नेहा की आवाज थी, तो स्नेहा ने बताया कि x + 7 और x - 4। बहुत सिंपल तरीके से देखो, +7 और -4, बड़ी संख्या +7 है तो स्वाभाविक है कि 7 में से 4 निकालेंगे तो +3 आएगा। और अगर पहला तो माइनस बड़ी संख्या है तो ये क्या आ जाता? इसका -3 आ जाता। इसका क्या आ जाता? ये तो प्लस प्लस दोनों है तो 8 और 6 14 हो जाता। और ये -8 और +6 है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो -2 हो जाता। तो इस तरह से
इसमें जो विकल्प है वो हमारा ये सही है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के सवाल की तरफ। अभी मैं एक आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग। स्कॉलरशिप में और किस टाइप के सवाल आते हैं। थोड़ा सा तुमसे मैं पूछ लेता हूं। जैसे सिंपल सा सवाल है, 8x माइनस 6x प्लस 4 और 6y माइनस 3x प्लस 7 के योगफल में से क्या घटाना है? 4 प्लस 9y प्लस 2x। इसको घटाने पर हमको कौन सा बहुपद मिलेगा? ध्यान दोगे इसमें। उत्तर है 3x माइनस 9y प्लस 7, दूसरा 3x माइनस 3y प्लस 7, तीसरा है 7x प्लस 9y प्लस 15 और चौथा है 7x माइनस 9y माइनस 15। अब बहुत सिंपल तरीके से इसको पहले समझ लो तो उत्तर तुमको मिल जाएगा। जैसे योगफल जब हम लोग करते हैं तो इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसा ही इसका चिन्ह है उसी के अनुसार हम लोग संक्रिया कर लेते हैं। लेकिन इसमें से घटाने पर अगर इसको घटाया जाता है, घटाने का मतलब क्या हुआ कि सभी का चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि ये भी माइनस हो गया, फिर ये भी माइनस हो गया और ये भी सभी माइनस हो गए। तो पहले इसको हम लोग लेते हैं एक समान जो ये है पद, उनको एक साथ ले। 8x और माइनस 3x, तो 8x में से 3x निकल गया, 5x बचा। माइनस सॉरी एक है यहाँ पर ये y होगा। अगर हम लोग 6y लेते, माइनस 6y और प्लस 6y लेते तो ये कट जाता है, यहीं पे कैंसिल हो गया है, क्योंकि माइनस 6y में से प्लस 6y घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 7 है, प्लस 4 है और ये प्लस 7 है, तो ये हो जाएगा प्लस 11। 4 और 7 11। अब क्या होगा? इसका योगफल हमने कर लिया, इसमें से इसका घटाने पर मतलब क्या हुआ कि ये है 5x, 5x में से 2x घटा दिया गया तो 3x आ गया। 5x में से 2x घटा तो 3x और माइनस 9y अपनी जगह पे ही रहेगा। इसके अलावा 11 में से 4 निकाल दिया गया तो प्लस 7। तो कौन सा विकल्प इसमें हमारा सही है? बोलो। ये चारों में से कौन सा सही है? बोलो। हेलो। और पहला। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो है ये पहला सही है। तो बच्चों अभी मैं जितने भी सवाल आज हम लोगों ने कवर किया उस पर मैं अभी गृह कार्य देने जा रहा हूं, उसको तुम लोग करके नेक्स्ट टाइम इसको बताओगे। तो अभी मैं गृह कार्य दे रहा हूं। सेम उसी टाइप के सवाल होंगे। जैसे पहला सवाल है, इसमें हमें बहुपद पहचानना है। तो देखोगे कि निम्न में बहुपद वाला व्यंजक कौन सा है? व्यंजक वाला बहुपद कौन सा है? तो पहला जो है 7 स्क्वायर
प्लस रूट m प्लस 12 सेकेंड x क्यूब प्लस रूट 2x प्लस रूट 3, तीसरा x स्क्वायर का घनमूल प्लस 27 और चौथा 1/3 प्लस 3a माइनस 10। ये है पहला सवाल। दूसरा जो है एक बटे 7 पी क्यूब क्यू घाते 3 टी माइनस 27 पी घाते 4 टी प्लस 4 पी घाते 8। इस बहुपद का घात बताओ। नंबर 1 7, नंबर 2 6, नंबर 3 5 और नंबर 4 8। ये हमने बताया था कि अगर अलग अलग अगर चर होते हैं तो उसका नियम क्या होता है। और इसके बाद हम लोग एक सवाल देखोगे, तीसरा m घाते 3 माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8 बहुपद में m प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना। तो नंबर 1 28 माइनस 28, तीसरा 44, चौथा माइनस 44। ये विकल्प तुम्हें चुनना है। ये जो है बच्चों होमवर्क के सवाल थे। और इसके बाद तुम्हें एक डाउट में क्लियर कर देता हूं, अगर कहीं कंफ्यूजन होगा पहले सवाल में। हमेशा इस बात का याद रखना कि ये जो है रूट m का मतलब होता है m का घात 1/2। रूट m का मतलब कि इसका घात 1/2 होता है। मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, केवल समझाऊंगा। और यहाँ पर जो गुणांक में जो संख्या लिखी जाती है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो रूल बताया गया है वो केवल घात की संख्या के लिए बताया गया है। घात की संख्या में अगर ऋणात्मक होगा या कर्ण की संख्या होगी या भिन्नात्मक होगी तभी वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर गुणांक की जगह पर होगा यहाँ, तब वो बहुपद होता है। ये हमेशा याद रखना। इसको मत समझ आना कि ये कर्ण की संख्या है तो ये बहुपद नहीं है, ऐसा नहीं माना जाता। ये गुणांक के स्थान पर है। अगर यही कर्ण में दो यहाँ होता तो बहुपद नहीं होता। इसको एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेने का। इसमें भी जो है इसको हम लोग अगर भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो x घाते 2/3, ये घात की संख्या है, ये मूल संख्या होती है, इसको घनमूल बोला जाता है। तो ये मूल की संख्या हमेशा बटे में नीचे आती है, तो इसको x घाते 2/3 लिख सकते हैं। और इसमें लेकिन पूछा है कि निम्न में से बहुपद वाला व्यंजक कौन सा है। इसके पहले हमने बोला था कि कौन सा नहीं है। हमेशा करते समय ये ध्यान रखने का कि पूछा क्या गया है।
कभी वो पूछेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसका पर ध्यान रखने का। इस पर आधारित हमने जो है एक सवाल तुमको बताया था। तो इसमें केवल तुमको गुणांक की संख्या को ध्यान नहीं रखना है, केवल जो घात की संख्या है उन्हीं को जोड़ना है और अपना उत्तर यहाँ पर लेना है। इसी तरह से भाग की जो संक्रिया हमने बताया था, जो दूसरे टाइप का अगर समझ में आ गया था तो तुम लोग उससे उत्तर निकाल करके और इसको लिखोगे। तो इस तरह से बच्चों आशा करता हूं कि ये जो आज हमारा आज का घटक था वो समझ में आ गया होगा। और शिष्यवृत्ति में गणित की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। हेलो राकेश सर।